साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम जो है आज कक्षा 9वीं का जो 6 तारीख का पेपर हुआ था एमपी बोर्ड का पेपर हल करने जा रहे हैं। जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है सब अपने अपने पेपर को मिला लें ताकि आप अनुमान लगा सकें कि आपके कितने अंक आ रहे हैं और आपने कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं किया है। तो शुरू करते हैं आज का हम जो ये पेपर हल करना। और जो हमको विकल्प आए हुए थे 6 नंबर के, उसमें पहला विकल्प था हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है। तो बच्चों हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है रीतिकाल। इसके पहले होता है आदिकाल, भक्तिकाल, तीसरे नंबर पे आता है रीतिकाल और चौथे नंबर पे आता है आधुनिक काल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीतिकाल। अगला प्रश्न था कबीरदास की भाषा है। तो कबीरदास की जो भाषा थी उसका उत्तर था सदुक्खड़ी भाषा। इसके बाद अगला प्रश्न है रस के अंग है। तो रस के अंग होते हैं 4, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला प्रश्न था झूरी ने दोनों बैलों को भेज दिया था। तो जो हमारा 2 बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी उससे प्रश्न आया था। झूरी ने अपने बैलों को अपने साले के घर भेज दिया था और साला कहाँ होगा? ससुराल में। तो बैल को भेज दिया कहाँ? ससुराल। अगला प्रश्न है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो बच्चों हमने पढ़ा है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सा। अगला प्रश्न है सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी घुस गया था। तो इसका उत्तर है राजेंद्र नगर में। जो हमारी कृतिका की किताब है, कृतिका की किताब में इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु का जो चैप्टर था उससे प्रश्न आया था और उत्तर है इसका राजेंद्र नगर में। अब हम हल करते हैं खालिस्तान के लिए। खालिस्तान में हमसे पहला प्रश्न पूछा गया था खुलेगी शाकल खालिस्तान द्वार की। तो साथियों इसका उत्तर था द्वार। दूसरा खालिस्तान था बच्चों मात्रक छंद में खालिस्तान की गणना होती है। तो मात्रक छंद में मात्राओं की गणना होती है, तो इसका उत्तर था मात्राओं की। अगला है उपमेय में उपमान का आरोप खालिस्तान अलंकार में होता है। तो उपमेय में उपमान का आरोप जिस अलंकार में होता है वह अलंकार है रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते थे? तो तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को खोटी कहते थे। अगला है वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं क्या कहलाते हैं? तो उपसर्ग कहलाते हैं। इसके बाद अंतिम प्रश्न था हमारा खालिस्तान में नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो इसका उत्तर हो जाएगा देश की आज़ादी के प्रति। अब बात करते हैं खालिस्तान की। तो खालिस्तान में हमसे सत्य की पहला जो था कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, साहित्य देवता है, तो बिल्कुल है, इसलिए सत्य है। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, बिल्कुल नहीं है, ये रामचरितमानस महाकाव्य तुलसीदास का, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे, बिल्कुल महादेवी वर्मा के पिताजी उर्दू भाषा के जानकार थे, महादेवी वर्मा इसकी जानकार नहीं थी, इसलिए बाबा बताया गया है, इसलिए सही है। अगला खाना एक क्रिया शब्द है, बिल्कुल खाना एक क्रिया शब्द है। एकांकी में 3 अंक होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, इसलिए गलत है, एकांकी में 1 अंक होता है। अगला है रीढ़ की हड्डी पाठ कहानी विधा में लिखा गया है। तो यह कहानी विधा में नहीं बल्कि एकांकी विधा में लिखा गया, इसलिए यह भी गलत है। तो इस तरीके से हमारा पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, 5वां असत्य है और 6वां भी असत्य है। इस तरीके से हमने पूरे सत्य असत्य कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं सही जोड़ी की। सही जोड़ी में बात की जाए तो पहले की जोड़ी मिलेगी सुमित्रा नंदन पंत से। ग्राम श्री कविता जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है, हमने पढ़ा था। यमाता, राज, भान, सलगा और इस तरीके से 8 गण निकल के आते हैं। इसके बाद अगला है मनोरथ। तो मनाह धन रथ करके संधि बनती है मनोरथ। इसमें तो कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि। संस्कृति तथा शिक्षा जो ये निबंध लिखा गया है इस श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखा गया है। अगला है शत्रु का विलोम। तो शत्रु का विलोम जो हमको बताना है, उल्टे अर्थ वाला शब्द बताना है, तो शत्रु का विलोम हो जाएगा मित्र। और अगला है इस जल प्रलय में। तो इस जल प्रलय में ऑप्शन देख के हमको बताना है, तो जो चैप्टर लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। तो इस तरीके से हमने सही जोड़ियाँ कंप्लीट कर ली। हमारा अगला प्रश्न है रसखान किसके अनन्य भक्त थे? एक शब्द के उत्तर हमको बताने हैं। तो रसखान जो थे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ शब्द अलंकार होता है। साहित्यिक पुरुष किसे कहा गया है?
तो जो प्रेमचंद के फटे जूते वाला पाठ है हरिशंकर परसाई का, उससे क्वेश्चन आया है और मुंशी प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखी कहा गया है। रीढ़ की हड्डी एक अंकी में रामस्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था? तो जो है कृतिका का ये प्रश्न है और जो है रामस्वरूप को मक्खन लेने के लिए रामस्वरूप ने मार्केट भेजा था। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगला है लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने विलायत गए थे या विदेश भी लिख सकते हैं, बाकी हमारी किताब के आधार पर कहा जाए तो विलायत सही उत्तर है। तो बच्चों आपके पूरे हमने 5 क्वेश्चन के विकल्प पूरे करा दिए। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने विकल्प सही गए हैं। अब हम यहाँ से प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया? क्रम से कालों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर था पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया और जिनका क्रम है पहले नंबर पर आदिकाल, दूसरे नंबर पर भक्ति काल, तीसरे नंबर पर रीतिकाल और चौथे नंबर पर आधुनिक काल। इसके बाद अगला है भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में भक्ति साहित्य का उच्च कोटि का साहित्य लिखा गया, जिसमें भक्ति की बात की गई। तुलसीदास, सूरदास, बड़े बड़े कवि जो हुए हैं भक्ति काल के, उन्होंने एक से बढ़कर एक साहित्य लिखा है, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा गया। अगला प्रश्न है हमारा रसखान अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के भाव सौंदर्य की जो हमको दो विशेषता बतानी है। तो रसखान के बारे में लिखें तो रसखान भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, एक इनकी भाव सौंदर्य है, दूसरा रसखान की भक्ति जो है सखा भाव की थी। वहीं यदि माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो माखनलाल की जो है भाव राष्ट्र प्रेम के थे और इनके अंदर एक देशभक्ति थी और इनके मन में एक विद्रोह की भावना थी, जो देश के साथ गद्दारी करते थे उनको लेकर। अगला प्रश्न है हमारा कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है गांव की सुंदरता का वर्णन जो ग्राम श्री कविता में किया गया है वह प्रत्येक व्यक्ति के मन को हर रहा है, इसलिए गांव को हरता जनमन कहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से क्यों की गई? तो ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से इसलिए की गई क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था और भारतीयों का शोषण किया जा रहा था, इसलिए जो है तम के प्रभाव से की गई। ये माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है कोकिल बोलो तो उस पाठ से क्वेश्चन को लिया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के जैसा क्यों है? तो इसका उत्तर है कि बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि खेलने कूदने की उम्र में, पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने से बाल श्रमिकों का भविष्य नष्ट हो जाता है, जिससे बच्चों का विकास रुक जाता है, इसलिए जो है यह प्रश्न एक हादसे के जैसा है। अगला प्रश्न है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी सरोवर से है, जिसमें मनुष्य को जो स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा कि मानसरोवर का कवि का आशय है कि मन रूपी सरोवर से, जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। अगला प्रश्न है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा छंद एक जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 एवं दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अगला प्रश्न है स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखिए। तो स्थायी भाव दीर्घकालिक होते हैं, संचारी भाव अल्पकालिक होते हैं। स्थायी भाव स्थायी रहते हैं और इनकी संख्या 10 है और संचारी भाव जो है बदलते रहते हैं, इनकी संख्या 33 है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है अब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम यहीं पर आपको पूरी हिंदी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की फ्री पढ़ाएंगे, तो आप जिस भी क्लास में रहेंगे आपको फ्री हिंदी पढ़ाई जाएगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब जो है इसमें हमसे पूछा गया कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ जो है अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में।
अगला प्रश्न है जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम। रमणीय अर्थ देने वाले शब्द ही काव्य कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है गद्य की कोई 4 गौण विधाओं के नाम लिखिए। हमको गद्य की 4 गौण विधाएं बतानी थी। गौण विधाएं मतलब होता है छोटी विधाएं। तो गद्य की 4 गौण विधाएं निम्नलिखित हैं, जैसे डायरी, संस्मरण, रिपोर्टाज, आलोचना, पत्र और निबंध। मैंने तो 6 बता दी, हमसे कोई 4 पूछी गई थी तो आपको ये 4 बता सकते थे। अथवा में क्वेश्चन था निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं। तो निबंध लेखन की विशेषताओं में पहला है कि निबंध मौलिक होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए, भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। तो इसका अथवा हो गया। अगला हमारा प्रश्न है महादेवी वर्मा अथवा हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं की रचनाएं एवं भाषा शैली लिखिए। तो महादेवी वर्मा की जो रचना है वह है एक अतीत के चलचित्र और पथ के साथी। और हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं हैं विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अब बात करते हैं इनकी भाषा की। तो इनकी भाषा शैली, महादेवी वर्मा की भाषा शैली खड़ी बोली थी और इनकी भाषा जो है छायावाद की कवियत्री थी, तो जिसमें रहस्यवाद दिखता है। वहीं हरिशंकर परसाई की बात करें तो हरिशंकर परसाई की भाषा खड़ी ठेठ हिंदी थी और इनकी भाषा में व्यंग्यात्मकता का पुट देखने को मिलता है और इनकी भाषा बड़ी व्यंग्यपूर्ण हास्य परिहास से भरी होती है। तो इस तरीके से इनके बारे में लिखना था हमको, कोई ये करना था। अगला प्रश्न है लेखक राहुल सांकृत्यायन ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया। तो लेखक राहुल सांकृत्यायन ने डाकुओं से बचने के लिए डाकुओं का वेश धारण किया ताकि डाकू उनको लूट ना सके। और वहाँ से सीधे जो लहासा की ओर हमारा चैप्टर है उससे क्वेश्चन को लिया गया है। अगला प्रश्न है किस घटना ने सालेम अली के जीवन की दिशा और दशा को बदल दिया। तो इसका उत्तर था कि बचपन में सालेम अली की एक घटना ने एक गौरैया जो है सालेम अली की घटना थी कि सालेम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर गई, जिसको देख करके उनका मन काफ़ी व्यथित हुआ और बाद में उन्होंने उसको उठाया और उसके बाद से वो जो है गौरैया की बचाव के लिए काम करने लगे और उसी घटना ने उनके जीवन की दिशा और दशा को बदल दिया। तो हम लिख सकते हैं कि बचपन में एक बार सालेम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर के गिर पड़ी। इस घटना ने सालेम अली के जीवन की दिशा और दशा को बदल दिया। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि नंबर 1 प्रेमचंद में पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। दूसरा, इनके अंदर लज्जा और संकोच भी नहीं है। तीसरा, बड़े बेपरवाह हैं और एक विश्वास से भरे हुए व्यक्ति हैं। ये प्रेमचंद की विशेषता हो गई। अगला है महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो महादेवी वर्मा उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि उनकी उर्दू फारसी में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उर्दू फारसी पढ़ना उनको अच्छा नहीं लगता था और उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा नंबर 1 है अंधे की लाठी, दूसरा है ईद का चांद। तो अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा और ईद का चांद मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कम दिखाई देना। तो दोनों मुहावरे हो गए। वाक्य में प्रयोग हम कह सकते हैं कि मोहन तो अपने माता पिता की आंख का तारा है, या अंधे की लाठी है एकमात्र सहारा है। ईद का चांद होना हम कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति बहुत दिनों बाद दिखाई देता है तो वह तो ईद का चांद हो गया, काफ़ी लंबे समय बाद दिखा। अगला प्रश्न है निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है कि जब किसी बात पर विशेष बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको निपात कहते हैं। जैसे हम कह दें कि मोहन भी बाजार जाएगा, तो यहाँ पर हमने भी शब्द पर विशेष जोर दिया, तो ये जो है इसका उदाहरण हो गया, भी इसका निपात हो गया। अगला प्रश्न है हमारा फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखिए। तो जो हमारा जिस जलप्रलय में है फणीश्वर नाथ रेणु के मित्र थे, उनमें एक मित्र का नाम आचार्य जी था, दूसरे मित्र का नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है किताब से देख करके कि दूसरे मित्र का नाम क्या था। अगला प्रश्न है हमारा रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी जो लिखी गई है इसका हमको उद्देश्य बताना है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य स्त्री शिक्षा एवं उससे उत्पन्न आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया गया है। दूसरी चीज रूढ़िवादी
मानसिकता पर भी इसमें प्रहार किया गया है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, यदि लड़कियों को अधिक पढ़ा देते हैं तो लोग उनसे शादी नहीं करेंगे। इस तरीके की रूढ़िवादिता को उखाड़ फेंकने का काम इस एकांकी ने किया है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न हमारा संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला है। तो साथियों यहाँ पर हमने व्याख्या नहीं बताई है, केवल संदर्भ प्रसंग बताया है। तो जो पहला प्रश्न है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सभ्य समृद्ध होए। इस प्रश्न का संदर्भ है कि कबीरदास ने इस चैप्टर को लिखा हुआ है और साखी और शब्द पाठ से ये लिया गया है। प्रसंग है प्रेमी के महत्व को बताया गया है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी सी उजली जाली। तो ये जो चैप्टर है ग्रामश्री कविता से लिया गया है और इसके लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं और इसका प्रसंग है, इसमें गांव की सुंदरता और हरियाली के बारे में बताया गया है। अब आता है हमारा गद्यांश। तो गद्यांश में 2 बैलों वाला ये चैप्टर है, 2 बैलों की कथा। तो संदर्भ में आ जाएगा कि जो है यह गद्यांश 2 बैलों की कथा चैप्टर से लिया गया है, जो गद्य की कहानी विधा से है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। बाकी इसके बारे में प्रसंग की बात की जाए तो इसमें दोनों बैलों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से दोनों बैल जब जो है झूरी उनको लेकर के गया तो उनके जब उपयोग करता तो किस तरीके से वह काम करते और इसी सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद बैलों के अपमान किया गया और बैलों पर किए गए व्यवहार के बारे में इसमें बताया गया है। अगला जो इसमें गद्यांश आया था वह था विलासिता की सामग्री, मतलब इसका हम कह सकते हैं कि संदर्भ आ जाएगा उपभोक्तावादी संस्कृति से लिया गया है और श्यामचरण दुबे जो है इसके लेखक हैं। तो साथियों यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर हमको कंप्लीट करने थे। अब इसके बाद क्वेश्चन है जल है तो कल है विषय पर अनुच्छेद। तो आप लोगों ने लिखा होगा, अनुच्छेद में लेकर के नहीं आया हूँ क्योंकि सबके मन के भाव विचार अलग अलग होते हैं, तो सबका अनुच्छेद अलग अलग हो सकता है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मित्रों के मध्य संवाद भी ऐसा ही है। और इसके बाद फिर हमारा आता है अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश में यही नन्ही चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी व सुनागरिक, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की कोशिकतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय। इन प्रश्नों के उत्तर जो थे, पहला वाला था सुनागरिक शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। तो सु इसमें उपसर्ग है और नागरिक मूल शब्द है। नन्ही चींटी की क्या विशेषता है? तो नन्ही चींटी सामाजिक प्राणी है, श्रमजीवी है और सुनागरिक है। अगला है सामाजिक शब्द का विलोम। तो सामाजिक शब्द का विलोम हो जाएगा असामाजिक। उपर्युक्त काव्य का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? नन्ही चींटी। तो इस काव्य का शीर्षक हो जाएगा नन्ही चींटी। इसके बाद हमारे पास दूसरा अपठित गद्यांश है, विद्या अमूल्य अनश्वर सर्वोत्तम धन है, अन्य सभी प्रकार के धन कभी न कभी नष्ट हो जाते हैं परंतु विद्या धन कभी नष्ट नहीं होता। रावण स्वर्णमयी लंका को नष्ट होने से बचा सका, उसका बल तथा धन भी नष्ट हो गया, युद्ध में पराजित हुआ परंतु श्री राम भी उनका विद्या ज्ञान नहीं छीन पाए। युद्ध में मरणासन्न पड़े रावण से लक्ष्मण ने भी विद्या धन प्राप्त किया। अतः विद्या धन वह एकमात्र पूंजी है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। अब इससे जो प्रश्न आए थे, पहला प्रश्न था रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था? सबसे अमूल्य धन था उसके पास विद्या का ज्ञान। कौन सा धन कभी नष्ट नहीं होता? तो विद्या धन कभी नष्ट नहीं होता। पराजित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अपराजित। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका उपयुक्त शीर्षक है विद्या धन। इसी के साथ हमने पूरा पेपर हल किया। अब बचा आपका केवल निबंध। तो निबंध आप लोगों ने अपने अपने मन से लिखा होगा, उसके बारे में हम आपको यहाँ निबंध के बारे में ज़्यादा लिख के नहीं बता सकते हैं। तो अभी तक आप हमको जरूर बताएं कि निबंध छोड़ने के अलावा और एप्लीकेशन जो टीसी की आई थी उसको छोड़ने के अलावा आपका पेपर कैसा गया। अच्छा गया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों। जय हिंद।